हाय, कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करने जा रही हूँ इनोवा हाई क्रॉस की। अगर आप इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को देखें तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट को माना जा सकता है इनोवा को। अगर आप हाईवे पर निकल जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी एक इनोवा स्पॉट करने में। इट्स लाइक हाईवे किंग ऑफ इंडिया। अब टोयोटा ने इसे बिल्कुल नए अंदाज में उतारा है। पहले तो अब इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिल रहा है और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ मिल रहा है। जी हाँ, इनोवा हाई क्रॉस में डीजल इंजन ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इनोवा क्रिस्टा डीजल की सेल्स भी जारी रहेगी। इंजन की सारी डिटेल्स वीडियो में आगे दूंगी, तो एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा और व्हाटकार इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारे सभी अपलोड्स की जानकारी आप तक पहुंचे तुरंत। और जो दूसरा बड़ा चेंज है वो ये कि पहले ये लैडर और फ्रेम चैसी पे आती थी, अब ये मोनोकॉक चैसी पर आती है। इस गाड़ी का डिटेल में वॉक अराउंड मैंने किया हुआ है, ऊपर लिंक दिया गया है, आप उस पर जाकर इसका वॉक अराउंड देख सकते हैं और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने वो लिंक डाल दिया है। वो लिंक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में जाकर इसके बारे में उस वीडियो में बताया हुआ है। अभी क्विकली यहाँ पर इसके लुक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कलर, ये हाई क्रॉस जो आप देख रहे हैं वो है ब्लैकिश अगेहा ग्लास फाइबर कलर में। जापानीज में तितली को कहते हैं अगेहा, और इस कलर को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि डिपेंडिंग ऑन सराउंडिंग्स ये कभी ब्लैक, कभी ब्लू और कभी ग्रीनिश दिखता है। सामने बड़ा ग्रिल गन मेटल फिनिश में है, बड़े एलईडी हेडलैम्प्स हैं। नीचे की तरफ दिखेंगे आपको इसमें दिए गए डुअल पर्पस डीआरएल। बोनेट पर शार्प और वेल डिफाइंड फ्रीजेस के साथ इसका फ्रंट काफी मस्कुलर दिखता है। 18 इंच अलॉयज वैसे तो बड़े हैं, लेकिन इस लंबी गाड़ी पर छोटे ही लगते हैं। साइड में भी क्रीजेस देकर इसे मस्कुलर लुक दिया गया है। रियर में बड़े एलईडी टेल लैंप्स और एसयूवी स्टाइलिंग जारी दिखती है। हाई क्रॉस का लुक अब ज्यादा एसयूवी इश पता चलता है और इंडिविजुअल बायर्स को जरूर अपील करेगा, लेकिन असली बदलाव तो गाड़ी के अंदर है। इनोवा हाई क्रॉस में एक चीज़ जो बिल्कुल साफ हो जाती है जब आप इसके इंटीरियर्स में बैठते हैं, तो ये कि ये गाड़ी ज़्यादा फोकस करती है पर्सनल यूसेज पर। इनोवा क्रिस्टा और इनोवा अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी फ्लीट में बहुत पॉपुलर थी, लेकिन ये गाड़ी जो है ये पर्सनल यूसेज की तरफ ज़्यादा डायरेक्टेड दिखाई देती है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो फ्रंट 2 सीट्स हैं इनको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली हुई है। ये सीट्स वेंटिलेटेड हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको ये जो सीट मिलती है ये 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स हैं और इसमें 2 मेमोरी फंक्शन भी है। इसके साथ साथ आपका जो सामने आपको व्यू मिल रहा है वो बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आपको दे दिए गए हैं। जो डैशबोर्ड है उसका लेयर्ड अप्रोच है। यहाँ पर आपके पास ये 10.25 इंच की टच स्क्रीन है। इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो तो मिलता है, लेकिन वायरलेसली कनेक्ट नहीं किया जा सकता। ब्लूटूथ के ज़रिए भी आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि अभी मैं टॉप ऑफ द लाइन हाई क्रॉस का हाइब्रिड वेरिएंट चला रही हूँ, तो सामने यहाँ पर मुझे एक TFT स्क्रीन मिल रही है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले स्क्रीन, पार्ट डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है। इसके साथ साथ ये जो स्टीयरिंग है इसका भी जो होल्ड है वो बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको ADAS फीचर्स भी मिल रहे हैं, लेन डिपार्चर असिस्ट, साथ ही अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी यहाँ पर दिया गया है और उसके कंट्रोल्स जो ADAS फीचर्स हैं जैसे लेन कीप असिस्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, उनके जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं स्टीयरिंग पर। बाकी सारे कंट्रोल्स भी माउंटेड हैं। इट्स अ वेरी नाइस एंड गुड स्टीयरिंग टू होल्ड। और इसके साथ साथ आपको बता दूं यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, जिससे आप गियर जो है वो खुद से भी मैनेज कर पाएँ। अब अगर सेंटर कंसोल एरिया पे ध्यान दीजिए तो वो भी बहुत अच्छा दिखता है। पहले हमने देखा था जो गियर होता था इनोवा का वो यहाँ आता था, लेकिन इसको शिफ्ट करके यहाँ ऊपर कर दिया गया है। और जब गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसको यूज़ करने के लिए बहुत आगे जाना पड़ता है। अभी मैंने सीट पीछे की हुई है मेरी राइडिंग पोजीशन से, तो मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ रहा है। अदरवाइज इट्स ईजी टू अप्रोच और इसको मैनेज करना इतना ज़्यादा मुश्किल पता नहीं चलता है। अब यहाँ पर अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे वहाँ पर थोड़ी सी शिकायत है, क्योंकि मुझे जो उम्मीद मेरी थी जिस तरह की क्वालिटी की वो यहाँ पर नहीं मिल रही है। यहाँ पर जो प्लास्टिक है वो हार्ड प्लास्टिक है और इस प्लास्टिक का जो लुक है वो भी बहुत अच्छा निकल कर नहीं आ रहा है। यहाँ पर लेदर दिया गया है और वो अच्छा लगता है। अगर
आप एक बार की नज़र डालें तो जो डैशबोर्ड है वो देखने में अच्छा है, लेकिन ये जो प्लास्टिक है वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। और इसके साथ साथ जब मैं थोड़ी बहुत जब गाड़ी चला रही थी तो मुझे डैशबोर्ड से कुछ क्रीकिंग की भी आवाज़ आ रही थी, जिससे जो फिट एंड फिनिश एक्सपेक्ट किया था मैंने, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगा। अब स्पेस की बात करूं, कितना स्पेस आपको मिल रहा है सामान रखने के लिए, तो वो बहुत सारा स्पेस आपको मिल रहा है। यहाँ पर मोबाइल रखा जा सकता है। अभी जो गाड़ी मेरे पास है वो एक्सेसराइज्ड है, तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आपको अलग से ख़रीदना होगा। गाड़ी में एज स्टैंडर्ड वायरलेस चार्जर नहीं है। सो ये यहाँ पर आप मोबाइल रख सकते हैं। देन ग्लव बॉक्स का साइज़ अच्छा है। इसके साथ साथ बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है डोर में, और कप होल्डर्स यहाँ पर मिल जाते हैं। जो आर्मरेस्ट है उसके नीचे अच्छी खासी जगह है। इट्स क्वाइट अ डीप आर्मरेस्ट जिसमें आप सामान रख सकते हैं, लेकिन इसमें आपको कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलता। मुझे लगता है चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए था। इसके अलावा साइड में भी कप होल्डर्स दिए गए हैं, और ऑफ कोर्स एक बड़ा एडिशन है यहाँ पर ये पैनोरामिक सनरूफ। काफ़ी पसंद किया जाता है आजकल, लोग इसकी काफ़ी डिमांड करते हैं, और वो आपको मिल रहा है अब। और जो क्वालिटी की मैं बात कर रही थी, वो यहाँ पर जो रूफ लाइनिंग है उसकी क्वालिटी भी मुझे मेरी उम्मीद से कम लगी है। अब कुछ है और एक फीचर्स जो कि इसमें आपको अच्छे मिल रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो 360 डिग्री कैमरा है इसमें, JBL का 9 स्पीकर सेटअप है विद 1 सबवूफर। इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑटो होल्ड मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, और आप इस गाड़ी को EV मोड में भी चला सकते हैं। चार्जिंग के लिए पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर एक USB टाइप A चार्जर है, टाइप C चार्जर है, और आप जो ये सीट्स हैं उनका वेंटिलेशन मैनेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं जिनके ज़रिए आप वो सीट का वेंटिलेशन मैनेज कर सकते हैं। यहाँ लैडर ऑन फ्रेम से मोनोकॉक चैसी पर आने का एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि जो गाड़ी के अंदर आना और जाना आसान हो गया है, क्योंकि आपको अब उतना ऊंचा पैर रख के अंदर नहीं आना होता है, जबकि आप आराम से स्लाइड करके अंदर बैठ सकते हैं। इसके डोर के थड ने ज़रूर मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी का भरोसा दिला दिया। एक बार आप अंदर आ गए तो ये सीट बहुत ही कंफर्टेबल है। इनोवा की ये सेकंड रो हमेशा से इसकी हाईलाइट रही है, और इट कंटिन्यूज़ टू डू सो। ये काफ़ी चौड़ी है, अच्छा कंफर्ट ऑफर करती है, और इसको आप काफ़ी एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये पार्शली इलेक्ट्रॉनिक है, इन द सेंस कि इसको आगे और पीछे करने के लिए तो लीवर दिया गया है, लेकिन इसका जो काफ सपोर्ट है और जो बैकरेस्ट है उसको एडजस्ट करने के लिए पावर्ड सिस्टम है। अब यहाँ पर जो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो ये बैकरेस्ट काफ़ी पीछे तक चला जाता है, काफ़ी नीचे हो सकता है, तो आपको अच्छा रिक्लाइन मिल सकता है। और ये जो काफ सपोर्ट है ये यहाँ से मैनेज किया जाता है, और बस मुझे इसकी एक प्रॉब्लम लगती है कि ये सामने वाली सीट के नीचे आपका पैर अड़ जाता है इसमें। मुझे लगता है अगर इस सीट में बॉस मोड दिया गया होता, यानी कि आप इस सीट को आप यहाँ पर बैठे बैठे मैनेज कर सकते, तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि तब इस सीट को आगे करके, जैसे कि हमने काफ़ी लग्जरी गाड़ियों में देखा है, आप इस सीट को पूरा आगे करके फिर इस काफ सपोर्ट को बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। तो अगर मैं इसको पूरी तरह से आगे कर देती हूँ तब ये काफ सपोर्ट वाकई यूजेबल हो जाता है, अदरवाइज मुश्किल होता है। तो आई थिंक वो एक बॉस मोड या फिर वो बटन की कमी मुझे यहाँ पर लग रही है, जिससे कि ये वाली सीट यहाँ इस सीट से मैनेज हो सके। ओके, अब यहाँ पर क्या आपको फीचर्स मिल रहे हैं वो बता देते हैं। पहले तो जो ग्लास एरिया है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, और ये जो विंडो है वो बहुत बड़ी है। अब इसका एक नुकसान ये हो सकता है कि आपको गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा धूप पता चल सकती है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर आपके लिए सन ब्लाइंड भी दिया गया है। अब एक और अच्छी बात यह है कि इस एरिया का टेम्परेचर आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि डुअल जोन AC है। फ्रंट का AC का टेम्परेचर अलग मैनेज हो सकता है, और रियर का जो AC है वो यहाँ आप इस बटन से मैनेज कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए गए हैं। यहाँ पर 2 C टाइप चार्जिंग पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। अब एक ट्रे भी मिलती है आपको यहाँ पर, जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं।
कप होल्डर्स के साथ, लेकिन ये भी मुझे काफ़ी फ्लिमजी लगी। अभी से हिल रही है, अगर आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया और कहीं भारी सामान रख दिया तो शायद और भी मुश्किल होगी। इसके साथ साथ जो सामने कभी कभी हमने देखा है कि एक ट्रे मिलती है, वो इस इनोवा हाई क्रॉस में नहीं मिल रही, लेकिन सामने की ये जो सीट है फ्रंट पैसेंजर सीट, उसमें आपको एक ये हुक ज़रूर मिल रहा है जहाँ पर आप 4 kg तक का सामान रख सकते हैं। अब बॉटल रखने की जगह यहाँ पर आपको डोर में भी मिल जाती है और उसके बाद थोड़ी सी जगह बचती है जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं, और पेपर्स वगैरह रखने के लिए यहाँ पर सीट पॉकेट्स भी दिए गए हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो इस सीट की। अब ले चलती हूँ आपको लास्ट रो पर, क्योंकि वो जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था उसके साथ। तो लेट मी टेल यू इन डिटेल वहाँ पर कितना स्पेस है। अब थर्ड रो पर जाने के लिए कोई एक टम्बल फोल्ड का बटन नहीं है इसमें, तो आपको पहले ये जो बैकरेस्ट है इसको पूरा झुकाना होगा, और क्योंकि ये पावर्ड है तो ये अपनी स्पीड पर होगा। फिर इसको लीवर के थ्रू आगे करके पूरा आपने जब आगे कर लिया तो उसके बाद ठीक ठाक स्पेस है जिसमें अंदर जाने के लिए आपको जगह मिलती है। और यहाँ पर एक स्टेप भी दिया गया है जिस पर आप पैर रखकर अंदर जा सकते हैं, और यहाँ पर ग्रैब हैंडल यहाँ पर दिया गया है जिसको पकड़ के आप अंदर आसानी से पहुँच जाते हैं। और ये स्पेसिफिकली तब ज़्यादा आपको बेहतर पता चलता है जब आप इसे कंपेयर करें क्रिस्टा से, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ऊपर होकर अंदर आना होता था, लेकिन यहाँ पर आप उससे कहीं बेहतर, कहीं आसानी से अंदर आ पाते हैं। मैं इसको थोड़ा पीछे करूँगी सो दैट मैं आपको स्पेस का हाल बता सकूँ। ओके, तो ये जो थर्ड रो है ये वन ऑफ द मोस्ट स्पेशियस थर्ड रो मुझे पता चल रही है। यहाँ पर मेरे पास नी रूम है, और इसके बाद थाई सपोर्ट भी बुरा नहीं है इस थर्ड रो के हिसाब से, कम ही है लेकिन फिर भी है तो सही। और फुट स्पेस भी यहाँ पर अच्छा है, क्योंकि ये जो सीट है इसके अंदर बीच में जगह है, तो पैर मैं आसानी से आगे ले जा सकती हूँ। 3 लोगों के लिए बैठने के लिए ये सीट बनाई गई है, तो यहाँ पर मेरे लिए इंडिविजुअल हेडरेस्ट है, सेंटर पैसेंजर के लिए भी हेडरेस्ट है, और थर्ड पैसेंजर के लिए भी ऑफ कोर्स हेडरेस्ट है, और सेंटर पैसेंजर के लिए यहाँ पर सीट बेल्ट भी दी गई है, इंडिविजुअल 3 पॉइंट सीट बेल्ट। तो ये सेफ्टी पर अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। अब ये जो सीट है इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसका जो रिक्लाइन है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट यहाँ दिया गया है, और मोबाइल रखने की जगह है। अगर मैं वहाँ लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो वहाँ पर आपको सिर्फ कप होल्डर्स मिल रहे हैं, मोबाइल रखने की जगह है, लेकिन चार्जिंग पॉइंट सिर्फ इस तरफ दिया गया है। इस सीट को आप यहाँ पर बैठे बैठे आगे और पीछे कर सकते हैं, तो यहाँ से निकला जा सकता है बिना किसी और की हेल्प के। अब आपको यहाँ पर इसके बूट के बारे में बता देती हूँ। तीनों रो अप करके भी 2 से 3 छोटे बैग्स रखे जा सकते हैं, पर अगर ज़्यादा सामान ले जाना है तो बस थर्ड रो फोल्ड करिए और आपके पास 991 लीटर्स का स्पेस बन जाता है। इतनी जगह में तो काफ़ी सामान ले जाया जा सकता है। थर्ड रो सीट्स 50-50 फोल्ड होती हैं, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करती हैं। साथ ही लोडिंग लिफ्ट फ्लैट है तो सामान रखने में दिक्कत नहीं होगी। एक इंटरेस्टिंग बात, थर्ड रो की सेंट्रल सीट हेडरेस्ट को स्टोर करने के लिए स्पेसिफिक स्पेस है, जिससे रियर व्यू भी क्लियर रहे और लूज हेडरेस्ट शोर भी ना करे। एक बात तो तय है, इनोवा हाई क्रॉस काफी कंफर्टेबल और फीचर्स पैक्ड है। इनोवा हाई क्रॉस सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आ रही है और इसमें आपके पास मैनुअल का भी ऑप्शन नहीं है। इसमें एक 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड प्योर पेट्रोल इंजन है जिसकी पावर है 174 HP और टॉर्क 205 Nm का है। दूसरा ऑप्शन है हाइब्रिड, जिसमें एटकिंसन साइकिल पर चलने वाले 2 लीटर इंजन के अलावा 1.6 किलोवाट आवर की निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी भी है। दोनों साथ में 186 HP की पावर देते हैं। और आज मैं यही हाइब्रिड पावर ट्रेन चला रही हूँ। इस हाइब्रिड सिस्टम में बैटरी को रखा गया है को पैसेंजर सीट के नीचे, जहां हवा जाने के लिए वेंट्स भी दिए गए हैं। अब हाई क्रॉस के इस रिव्यू में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी बात करते हैं, इसका ड्राइव एक्सपीरियंस।
तो यहाँ ड्राइवर सीट पर बैठकर मैं आपको एक चीज़ तो बता सकती हूँ, वो ये कि आपको वो जो इनोवा में फील आती है ना सीट पर, ड्राइवर सीट पर बैठ के आप ऊंचा बैठते हैं, आपके आसपास का व्यू काफ़ी बढ़िया मिल रहा होता है, वो हाई क्रॉस में भी आपको मिलती है। आपको वो प्रॉपर एसयूवी वाली फील मिलती है। चलिए अब शुरू करती हूँ इसकी ड्राइव। ये गाड़ी ईवी मोड में भी शुरू हो जाती है, तो कभी कभी थोड़ा सा अजीब लगता है इतनी बड़ी गाड़ी और एकदम शांति से शुरू हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैं हाईवे और शहर में चला रही थी, थोड़ी देर हाईवे पे चलाया, थोड़ी देर शहर में चलाया। तो जब हाईवे पे चला रहे थे तब तो जो फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही थी वो मिल रही थी, लेकिन जैसे ही शहर में गए वैसे ही फ्यूल एफिशिएंसी का जो यहाँ पर आंकड़ा है वो बेहतर होना शुरू हो गया। पहले तो ज़्यादा स्पीड नहीं होती शहर के अंदर, तो वैसे ही ईवी मोड में रहना ज़्यादा आसान होता है। और उसके बाद क्योंकि बैटरी भी चार्ज हो रही होती है हर बार ब्रेकिंग से, उसकी वजह से भी ज़्यादा देर गाड़ी जो है वो ईवी मोड में रह पाती है, तो बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिल जाती है शहर में। जितना ज़्यादा स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक उतनी बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी। टोयोटा का कहना है कि अर्बन कंडीशंस में 50 to 60% टाइम गाड़ी ईवी मोड में रहती है, जिसमें पेट्रोल इंजन इसे सपोर्ट कर रहा होता है। क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी तो 21.1 kpl की है और रियल लाइफ में भी आपको बेहतरीन माइलेज मिल जाए तो ताज्जुब नहीं होगा। 14 kpl का आंकड़ा सामने दिखाई दे रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा फिगर माना जाएगा। हालांकि इसको मैं फ्यूल टेस्ट तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ये आइडियल कंडीशंस तो बिल्कुल भी नहीं थे, तो वो हम टेस्ट आपको दोबारा करके बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो मेरा एक्सपीरियंस अभी का है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। दूसरी चीज़ जो कि क्रिस्टा के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा नोटिसेबल मुझे पता चली है अभी तक, वो है स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स। इनोवा क्रिस्टा में आपको जो स्टीयरिंग मिलता है वो हाइड्रोलिक मिलता है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है, जिसकी वजह से इसको इस्तेमाल करना काफ़ी आसान पता चलता है। जो स्टीयरिंग में कभी कभी किकबैक मिलता था, जैसे कि अगर आप खराब रास्ते पे चल रहे हैं और आप उसको स्टीयरिंग में फील कर पाते थे, वो आपको इस गाड़ी में नहीं फील होगा। इट्स कम्प्लीटली कट ऑफ और ये काफ़ी कंफर्टेबल स्टीयरिंग लगता है। स्लो स्पीड्स पर ये लाइट है और जैसे ही आप स्पीड पकड़ते हैं ये स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, जिससे जब आप हाईवेज़ पर थोड़ी ज़्यादा स्पीड में भी चल रहे हों तब भी आपको स्टीयरिंग पर कॉन्फिडेंस बना रहेगा। और वहीं आप अगर शहर में हैं, स्लोअर स्पीड्स पर हैं, तो आपको गाड़ी को मैन्यूवर करने में परेशानी नहीं होगी। अब इसकी राइड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो जो सस्पेंशन है वो अगर आप क्रिस्टा से कंपेयर करें तो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा आपको स्टिफ पता चलेगा। और वहाँ पर अगेन जो क्रिस्टा है वो डिफरेंट फ्रेम पर है, ये डिफरेंट फ्रेम पर है, ये मोनोकॉक चैसी पर है, जिसकी वजह से जो इसका फील है वो ज़्यादा कार लाइक, सेडान लाइक पता चलता है। तो वो जो एक एसयूवी वाली राइड क्वालिटी होती है वैसी नहीं मिलती है। तो आपको स्टेबल परफॉर्मेंस मिलेगी, ये गाड़ी काफ़ी स्टेबल पता चलेगी आपको। वहीं जो इसका सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफ पता चलेगा। तो इसका मतलब ये कि अगर ख़राब रास्ता आता है तो आपको गाड़ी के अंदर वो कभी कभी पता चलता है। ये जो मैं कभी कभी कह रही हूँ वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप स्पीड में होते हैं तो गाड़ी ये जो बम्प्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाती है, स्लोअर स्पीड पर ज़्यादा पता चलता है। वहीं अगर बड़ा कोई गड्ढा आता है तो वो आपको गाड़ी के अंदर पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी ये परेशान करने वाला नहीं लगता। इसकी हैंडलिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। गाड़ी में बॉडी रोल काफ़ी कम पता चलता है और गाड़ी हमेशा आपके कंट्रोल में लगती है। अब नॉइज़ की भी बात कर लेते हैं। तो जब गाड़ी ईवी मोड में होती है तब तो काफ़ी क्वाइट होती है। इसमें आपको रोड नॉइज़ और विंड नॉइज़ काफ़ी अंदर कम सुनाई देती है, लेकिन इंजन नॉइज़ आपको सुनाई देगी, स्पेशली जब आप इस गाड़ी को थोड़ा पुश करेंगे।
अब इतनी बड़ी गाड़ी है, फोकस पर्सनल यूसेज पर है, तो शहर में इसके साथ आपको कंफर्ट मिलना चाहिए और उसका ध्यान रखा गया है। पहले तो स्टीयरिंग लोअर स्पीड्स पर काफ़ी लाइट रहता है, तो स्लोअर स्पीड्स पर आपको इसको मैन्यूवर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप इसे मैन्यूवर कर पाएंगे। उसके साथ साथ इसमें 360 डिग्री कैमरा है और जो इसमें कैमरा है वो गाइडिंग लाइंस के साथ है और पार्किंग सेंसर्स फ्रंट में भी दिए गए हैं और रियर में भी दिए गए हैं, जिसकी वजह से आप आसानी से इसको पार्क कर सकते हैं। यू टर्न, जो टर्निंग रेडियस है वो भी ठीक है, गाड़ी तो बड़ी है लेकिन टर्निंग रेडियस ठीक है, तो वो आप को यू टर्न वगैरह लेना भी इतना ज़्यादा मुश्किल पता नहीं चलना चाहिए। इसमें आपको ADAS फीचर्स भी मिलते हैं, लेन डिपार्चर असिस्ट, कोलिजन मिटिगेशन, यहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिलता है। इसमें डायनामिक रेडार क्रूज कंट्रोल, ऑटो हाई बीम, प्री कोलिजन सिस्टम, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। अब लेन की असिस्ट जो है वो इंडियन कंडीशंस पे कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम भी खड़ी कर देता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सपोज कोई डॉग आ गया रास्ते में और आपको थोड़ा सा लेन कट करके जाना होता है, तो ऐसे में कई गाड़ियों में जो लेन की असिस्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है और आपको स्टीयरिंग के साथ लड़ाई करनी पड़ती है, लेकिन इस गाड़ी में ऐसा नहीं है। इस गाड़ी में ये जो लेन की असिस्ट है ये काफ़ी सॉफ्ट है, तो ऐसा इतना ज़्यादा आपको बस एक एहसास हो जाता है कि हाँ आप लेन से बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये आपसे लड़ाई नहीं करता और अगर आप चाहें तो इसको आसानी से ओवरराइड कर पाते हैं। सामने ये जो MID दिया गया है इसमें आपको पावर फ्लो का भी ग्राफिक्स आते हैं, तो आपको पता चल सकता है कि बैटरी कब चार्ज हो रही है और कब नहीं। और अब मेन मुद्दे की बात कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो इसमें जो पावर डिलीवरी है वो काफ़ी लीनियर है। जब आप शुरू करते हैं इसको चलाना, अगर आप स्लोअर स्पीड्स पर हैं तो ये पिकअप वगैरह अच्छे से लेती है। ये शुरू होती है इलेक्ट्रिक मोड में, जिससे इसका साइलेंट स्टार्ट काफ़ी सूदिंग लगता है और स्पीड भी ये आराम से पकड़ती है। अगर आप एक्सीलरेटर आराम से इस्तेमाल करें तो इसके इंजन और ECVT गियरबॉक्स की जुगलबंदी अच्छी चलती है और आप आराम से स्पीड पकड़ते हैं, लेकिन क्विकली एक्सीलरेटर पुश करने पर इस गियर बॉक्स का लैग पता चलता है। लेकिन जब आप इसमें स्पीड चाहते हैं तब एक दिक्कत पता चलती है। अगर आप ओवरटेक कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, आपको पेडल पुश करना है और पेडल पुश करने के बाद जो पावर डिलीवरी है वो होने में काफ़ी वक्त लगता है। जो पावर बिल्डअप है वो धीरे 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 होता है, तब तक इंजन भी काफ़ी नॉइजी हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे गाड़ी स्ट्रगल कर रही है। वैसे पावर तो है इसमें, लेकिन गियर बॉक्स की वजह से ये स्ट्रेन पता चलता है। तो वो जो बेहतरीन पुलिंग पावर के लिए इनोवा जानी जाती है, उसको हाई क्रॉस में आप थोड़ा मिस करेंगे। वैसे इसमें 3 ड्राइव मोड्स हैं, इको, कंफर्ट और पावर, और गियर आप खुद पैडल शिफ्टर से भी मैनेज कर सकते हैं। ओवरऑल हाई क्रॉस की परफॉर्मेंस कंफर्ट ओरिएंटेड लगती है। इनफैक्ट आप पूरी गाड़ी ही देखें तो वो कंफर्टेबल और लग्जूरियस पता चलती है। SUV लुक तो जरूर है, लेकिन गाड़ी के अंदर की रफनेस रिप्लेस हो गई है बेहतरीन फीचर्स, स्पेस और टेक से। लेकिन इनोवा हाई राइडर की सबसे बड़ी खूबी तो इसकी किफायती रनिंग कॉस्ट ही है। उम्मीद है कि इनोवा हाई क्रॉस की कीमत 22 लाख से शुरू होकर 30 लाख तक जाएगी। आपको कैसी लगी इनोवा हाई क्रॉस? क्या लगता है क्या हो सकती है इसकी कीमत? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा।